हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ कि कैसे आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते हो। और इस वीडियो में मैं अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन भी शो करूँगा, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसने मेरे को मेरा जर्मन स्टूडेंट वीज़ा दिलाया। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको टेम्पलेट तो दिखाऊंगा साथ में कुछ ऐसी एंड में टिप्स भी बताऊंगा जो आपको हर वक्त याद रखनी है जब आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे होते हो। क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन सिंगल हैंडेडली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा अप्रूवल दिला सकते हैं या रिजेक्शन दिला सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए जब आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने लगो। एंड बिफोर दैट, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अपना पूरा जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने पूरे कॉलेज के एडमिशन, मेरे वीज़ा एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सारी चीज़ें बताई थी, तो वो वाली वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ गो थ्रू कर रहे होगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आते हैं कवर लेटर में। कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको जो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट होती है उसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सारे जो वीएफएस या एम्बेसीज होती है एक कवर लेटर मांगती है। तो स्टूडेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कवर लेटर और लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या फ़र्क है। तो किसी जो कवर लेटर होता है उसमें आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है, एंड ये होता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहे हो। सो इसका टेम्पलेट और मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन दोनों का टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेटर कवर लेटर में कोई इशू नहीं होता। इसमें आपके पास पूरे ये जितने भी एक्स एक्स मार्क्स है यहाँ पे अपनी डिटेल लिख के, और जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ दे रहे हो वो सारे ऐड कर देना। जो आप नहीं कर रहे, जैसे अगर आप नॉन सैंक्शन लेटर नहीं लेके जा रहे तो उसे हटा देना, या आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपना ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे लिख देना। क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट था एंड स्टूडेंट्स को लगता था कवर लेटर एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन सेम होते हैं, बट नहीं होते। कवर लेटर डिफरेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन डिफरेंट होता है। सो कवर लेटर का तो ये टेम्पलेट है। अब बात आती है लेटर ऑफ मोटिवेशन की, वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक टेम्पलेट शेयर करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है आप जब अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को लिख रहे होते हो। और उसके बाद साथ के साथ मैं अपना भी शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि ये मैंने चीज़ क्यों लिखी और इसका रीज़न क्या था ये लिखने का। सो जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, आपकी हेडिंग में लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये जैसे आप एक लेटर लिखते हो, किसको लिख रहे हो, आपकी डेट एंड आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक लाइन की कि मेरा नाम, मैं इस कोर्स एंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें आती है कि मैंने कुछ चीज़ों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि आप वो कैसे लिख सकते हो, क्या-क्या चीज़ें आपको अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर मेंशन करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हो गया आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपकी थोड़ी-सी बैक स्टोरी अगर आप बताना चाहो। और फिर आता है आपका प्रीवियस एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जैसे आपकी बैचलर्स, आपके 10th-12th अगर आप बताना चाहो। यूजुअली इसमें जो सबसे प्रीवियस एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट करती है। इसके बाद आती है आपकी वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, को-करिकुलर एक्टिविटी, सेमिनार, वो आपने कुछ भी अटेंड किया हुआ है इस छोटे से पैराग्राफ में लिख दो। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस कोर्स, जो आपका जर्मनी में है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, कि आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी और क्यों ये कोर्स सेलेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वाई जर्मनी। इसमें आप अपनी शहर के बारे में थोड़ा बता दो, जिस सिटी में आप जा रहे हो, और थोड़ा सा जर्मनी के बारे में। उसके बाद जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एलओएम्स के अंदर, वो होते हैं आपके फ्यूचर करियर एस्पेक्ट एंड बैक टू इंडिया या बैक टू योर होम कंट्री। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको बैक टू योर होम कंट्री लिखना चाहिए और क्यों एडवाइजेबल होता है। सारे लोग कहते तो है ना कि भाई बैक टू इंडिया लिखो, बैक टू इंडिया लिखो, बट क्यों लिखो, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे एक अच्छा एल्बम लिख सकते हैं। एंड जो उसके बाद फाइनल पार्ट होता है वो आपकी एंडिंग होती है कि एक फाइनल लाइन, एक दो लाइन में, जहाँ पे आप अपना लेटर एंड कर रहे हो। और उसके बाद आपके एंडिंग पूरे जो एक लेटर का फॉर्मेट होता है, आपके नाम, सिग्नेचर एंड डेट। इस टेम्पलेट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको अगर आइडिया लेना हो कि हम कैसे एल्बम ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब बात आती है जो मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन है। मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझाऊँगा कि मैंने क्या-क्या और क्यों लिखा था। तो इसको आप ध्यान से देखना, और आपको कुछ भी डाउट लगेगा तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सबका आंसर दे दूँगा। अब जो सबसे पहली चीज़ है, बेसिक चीज़, वो तो जो ऊपर वाली है कि आप टू एम्बेसी को लिख रहे हो, आपकी डेट एंड डियर सर मैम। अब जो नीचे मेन कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो है मेरा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। जो स्टार्टिंग की लाइन है उसमें मैंने ये बता दिया कि I Akshundogre am very excited to have an opportunity to apply for student visa for pursuing master's program in international information system for winter semester 22 at Rich Alexander University at Germany। तो इसमें ये बेसिक है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ जर्मनी में और मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। सो है ये है मेरी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ये मेरी ऐसी कि मैंने इसमें समराइज़ किया हुआ है कि मेरा इसमें छोटा सा फ्यूचर करियर एस्पेक्ट और मेरी थोड़ी सी बैचलर्स के बारे में इसमें एक छोटा सा समराइजेशन दी हुई है मैंने,
जो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है इन फ्यूचर। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वीज़ा ऑफिसर को कि उसको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे है मेरी सारी चीज़ें। तो ये है माय ऑब्जेक्टिव फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू डेवलप माय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, एबल टू एक्सट्रैक्ट information from various sources which generally seem non-valuable information at first sight. In pursuing in-depth knowledge of the subject, I have always used a diligent approach to gain knowledge. So I took my bachelor's program in specialization with IBM in Big Data and Data Analysis and presented as Certified Big Data Engineer. तो ये मेरी ब्रीफ होगी कि मैंने इसमें बता दिया कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, मेरी बैचलर्स के बारे में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होती है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। आप अपना थोड़ा ज़्यादा कॉलेज के बारे में, जर्मनी के बारे में, अपना फ्यूचर एस्पेक्ट या बैचलर्स के बारे में बताना चाहो, ये आप कर सकते हो। बस इसमें एक ब्रीफ आइडिया देना होता है कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद जो आती है आपकी प्रीवियस एजुकेशनल एक्सपीरियंस और लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी। सी अगर तो आपके पास कोई स्टोरी है अपनी चाइल्डहुड की जो आप बताना चाहते हो, जो आपको लगता है इसके रेलेवेंस है, जो भी चीज़ें आप बताओगे इसके रेलिवेंट होनी चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरेस्ट गेन कर सकती है विद ऑफिसर का, इन द एंड देखो आपको ना इंटरेस्ट गेन करवाना पड़ता है क्योंकि उनके पास हज़ारों एलओएम्स आती है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे रखना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में भी नहीं बतानी, ये सारी चीज़ों को इतना भी वेगली नहीं बताना, आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन आप 1 या 1.5 पेज तक ही सजेस्टेड होता है कि आप इतना लिखो, इससे बड़ा ना लिखो। अगर आपके पास कोई ऐसी चाइल्डहुड स्टोरी है जो आप बताना चाहते हो, जैसे इसमें मेरी थी कि मेरे पास एक चाइल्डहुड स्टोरी थी, मैंने बता दी कि मैंने अपने पापा से बोला था कि भई मेरे को कंप्यूटर चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए दे दे। अब मेरे को तब तो पता ही नहीं था 1 लाख कितने होते, तो मैं उनके पर्स से उठाता रहता था। तो 2-3 हफ्ते जब ऐसा चलता रहा, जब उनको पता चला, उन्होंने मेरे को कंप्यूटर दिला दिया। तो ये एक बैक स्टोरी थी जो मैंने जानबूझ के इंटरेस्ट गेन करने के लिए लिखी थी। अब सारे कहते हैं कि भाई बैक स्टोरी लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब ये उनके लिए तो मैटर नहीं करता। बट अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से वीज़ा ऑफिसर का इंटरेस्ट गेन हो जाएगा आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में, तो आप ऐड कर सकते हो। बैक स्टोरी हर वक्त ऐड करना अच्छा होता है अगर आप उसको लिंक कर पा रहे हो जो आपके फ्यूचर गोल्स है। ऐसे ही नहीं कि भाई मैं बचपन से इंजीनियर बनने का सोच लिया था, डॉक्टर बनने का। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बता सकती है हाँ भाई यहाँ से इसका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने अपनी बैक स्टोरी और एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्रीवियस को लिंक कर दिया था। अगर तो आप लिंक करना चाहे तो आप कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट बताना चाहो तो आप बता सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। अब जैसे आप बैक स्टोरी नहीं बताना चाहते क्योंकि आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस में आप एक्सीलेंट थे, जैसे आप बैच टॉपर थे या कॉलेज टॉपर थे, आपके 90+% आया। अगर आप वो हाईलाइट करना चाहते हो तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हो, आप उसमें बैक स्टोरी ना बताओ। जो आपको लगता है जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होएगी उसे मेंशन करो। ये मेरी यहाँ तक बैक स्टोरी है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना बैचलर्स के बारे में यहीं स्टार्ट कर दिया था, दैट ही गेव मी माय फर्स्ट लैपटॉप एंड बिकॉज़ ऑफ दिस fascination with computers, I took my bachelor's program at Chandigarh University. They were the only university that was providing specialization course with IBM in big data analysis. During the 4 year of my college, I gained both practical and theoretical knowledge of engineering in various fields, which helped me understand how the world looks from an engineer's eye. तो इसमें फिर मैंने ये भी बता दिया कि हाँ मैंने बैचलर से पर्सपेक्टिव गेन कर लिया था कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया था कि मोर ओवर इन 2021 आई हैड चांस टू इंक्रीज माई ओवरऑल सीजीपीए व्हिच आई टुक एंड इम्प्रूव माई ग्रेड। एंड अगर तो आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी कि मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिट सिक्योर किया था जब मेरे इतने लो सीजीपीए थे, तो वो आप देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर मैंने ये चीज़ भी मेंशन कर दी थी कि हाँ मैंने इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिए थे और उसकी वजह से फिर जो मेरा इम्प्रूव ग्रेड आया है उसने मेरे को हेल्प करी है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, सेमिनार, को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इसमें आपको अपनी इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप चीज़ें बता सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवर द ईयर बिजनेस वर्ल्ड इज इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ विद टेक्नोलॉजी, पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो देयर बिजनेस डिजिटली, व्हिच हेल्प मी चूज अ करियर दैट इन्वॉल्व बोथ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। From March 2021, I started working as a digital marketing SEO expert at an Australian organization whose goal was to increase local business with the help of online medium. My jobs and internship helped me with various digital marketing techniques by web development, SEO, SMO, PPC, SMM and web development like Java, CSS and HTML। ये चीज़ मेरा मेंशन करने का इसलिए ज़रूरी था कि मैं चाह रहा हूँ जो मेरा मास्टर्स कोर्स है ना वो है बिजनेस कंप्यूटिंग, उसमें बिजनेस और कंप्यूटर दोनों है। तो मेरे को ये शो करना था कि कंप्यूटर तो मेरी बैचलर्स की वजह से हो जाएगी, लेकिन जो मेरा बिज़नेस साइड है, जो मार्केटिंग साइड है, वो मैं उसका एक्सपीरियंस अभी अगर मैंने कोई प्रायर गेन किया है, तो वो कहाँ से किया? तो वो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस से गेन किया था, तो इसलिए मैंने ये
चीज़ मेंशन करी है। अगर आपके कोई ऐसे मॉड्यूल्स या बैचलर्स के जो आप मेंशन करना चाहो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, या आपने कोई ऐसा सेमिनार है या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने कॉलेज में अच्छा किया हो, एक आपने कोई पेटेंट रिसर्च पेपर लिखा हो, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये वाले कॉलम में आपकी सारी वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर, सेमिनार सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस कोर्स। तो व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस कोर्स में आपको बताना है कि आपने क्यों ये जर्मन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी और क्यों यही कोर्स सेलेक्ट किया। तो इसमें मैंने लिखा था, आई हैव chosen to pursue graduate studies at FU Erlangen-Nuremberg because it's one of the few universities that which is offering business informatics in English language. While going through the course module, I found that it completely satisfies my need to be a good business analyst in both technical and business aspects. I'm also very excited as the course includes business strategies and social and web intelligence, which is similar to my internship and job. Moreover, the modules in data analysis and machine learning are identical to my specialization with IBM. तो अब ये वाली चीज़ में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने मॉड्यूल्स के बारे में बता दिया करो लेटर ऑफ मोटिवेशन में। उनसे पता चलता है कि आपकी कितनी डिटेल रिसर्च है, और कोई ऐसा मॉड्यूल या कोई ऐसी रिसर्च वर्क जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपको कोई ऐसा प्रोफ़ेसर का काम हो गया, इस प्रोफ़ेसर के अंडर वर्क करना चाहते हो क्योंकि इनकी इस चीज़ में एक्सीलेंस है, इनके रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर मैं इनके अंडर पढ़ूँगा तो मेरे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप फिर ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी में। जैसे कि जैसे कि मेरे केस में मैंने मेंशन कर दिया कि जो मेरे बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ एंड सोशल एंड वेब इंटेलिजेंस है वो मेरी इंटर्नशिप के रिलेटेड है, और जो मेरा डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग है वो मेरी डिग्री के रिलेटेड है, बैचलर्स। क्योंकि मेन रीज़न मेरा ये है, जो मेरी बैचलर्स है वो प्योरली टेक्निकल में है। लेकिन जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरे बैचलर से मैच नहीं करता 100%। हाँ, मेरे डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है कंप्यूटर साइंस की, बट वो कोर चीज़ें तब भी है जो बिज़नेस की आती है। तो उसकी वजह से फिर मेरे को हर वक़्त अपनी बैचलर्स और वर्क एक्सपीरियंस को लिंक करना पड़ता था किसी न किसी वे से। अगर तो आपका बैचलर्स और वर्क एक्सपीरियंस सेम फील्ड में और मास्टर्स भी आप उसमें जा रहे हो तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप उसे ईज़िली डिस्क्राइब कर पाओगे कि ऐसा-ऐसा सीन है। मेरे सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मेरे को हर टाइम पे बताना पड़ रहा था कि मेरी बैचलर्स और वर्क एक्सपीरियंस कैसे मैच कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, इन एडिशन टू दैट आई हैव नो प्रॉब्लम परफॉर्मिंग वेरियस टेक्निकल टास्क, बट व्हेन इट कम टू द कोर बिजनेस एस्पेक्ट आई थिंक आई लाइक एंड एफयू एर्लांगन कैन हेल्प मी। ये मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बहुत कम लोग हाईलाइट करते हैं, कि अगर आपका कोई ऐसा पार्ट है जो आप लैक करते हो उसको बता दो। क्योंकि देखो यार, अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो। आप मास्टर्स इसलिए कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि भाई हाँ, मैंने इस चीज़ में एक्सीलेंस गेन करनी है, मेरे को और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इस चीज़ में। बट अगर आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो कि आप 100% हो, आपको सब पता है कि भाई मैंने बैचलर्स में सब कर लिया, मेरा वर्क एक्सपीरियंस में हो गया, अब तो मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, तो वीज़ा ऑफिसर बोलेगा भाई फिर तू मास्टर्स कर ही क्यों रहा है? अगर तेरे को इतना ही है, जर्मनी आना है, तो भाई जॉब सीकर वीज़ा या वर्क वीज़ा के अंडर आ जा। तो मास्टर्स क्यों कर रहा है अगर तेरे को सब चीज़ें आती है? क्योंकि हर एक एस्पेक्ट होगा आपका, या तो आपको आपका जो मास्टर्स का कोई कोर्स होगा। अब जैसे मेरे केस में बिज़नेस एस्पेक्ट में मैं लैग कर रहा था। आप चलो किसी चीज़ में लैग नहीं करते होगे, लेकिन एक मास्टर्स का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा जो आपके लिए बहुत फ़ैसिनेटिंग होगा। आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो कि जब आप ये मास्टर्स कर रहे हो इसका मेन रीज़न क्या है? आपके अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि हाँ भाई, अब मैं एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। तो वो आपको मेंशन करना है इसमें। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है व्हाई जर्मनी, टेल अबाउट योर सिटी एंड जर्मनी। सो ये है जर्मनी के बारे में जो मैंने थोड़ा-सा लिखा था, कि अब जैसे सारे तो यही लिखते ही है कि भाई जर्मनी ये है, जर्मनी वो है। इसमें आपको कुछ स्पेसिफ़िक अपनी सिटी के बारे में बता दो, या कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ जो आपको लगता है जो बाकी बंदों ने नहीं लिखी होगी, जो अटेंशन गेन कर सकता है। क्योंकि वो लेटर ऑफ मोटिवेशन आपके जैसे हज़ारों पढ़ते हैं। तो वो देखते हैं यार कि भाई कितना प्लेगरिज़्म आ रहा है। प्लेगरिज़्म इन सेंस ये नहीं कॉपी पेस्ट, कि जो सारी चीज़ें बोल रहे हैं वो सेम ही बोल रहे हैं लोग। तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफ़रेंस लाना ही पड़ेगा कि आपकी जो एलओएम है वो थोड़ी बाकियों से स्टैंड आउट कर रही है। और जैसे मेरे केस में मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, जर्मनी इज़ हार्ट ऑफ यूरोप बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ नॉट ओनली यूरोप बट द होल वर्ल्ड। Germany has always been center of excellence, especially in विषय ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस एंड कंप्यूटर। वाई जर्मनी एंड वाई दिस सिटी को हर वक्त अपने कोर्स के साथ ही लिंक किया, कि ऐसा ना है थोड़ा ऑफ टॉपिक, हाँ वो जा सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ट्राई मैंने ये किया कि मेरा हर वक्त कोर्स के साथ थोड़ी लिंक रहे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, Nuremberg was destroyed 95%. It is one of the few cities in Germany which restored its historic architect and infused with modern technology। अब ये वाली चीज़ मैंने इसलिए लिखी है
क्योंकि ये दिखाते हैं अपनी सिटी के बारे में और जर्मनी के बारे में कितनी ज़्यादा रिसर्च करी है। वो हर वक़्त एक अच्छी चीज़ होती है। जर्मनी के बारे में तो सारा बताते हैं, लेकिन अपनी सिटी के बारे में कोई स्पेसिफ़िक चीज़ बता दो। अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो जो आपकी सिटी फ़ेमस है, आप उसके बारे में ज़रूर मेंशन करो, क्योंकि वो दिखाता है कि आपने कितनी ज़्यादा रिसर्च करी है। और उसके बारे में लिख दिया कि व्हिच विल हेल्प मी अंडरस्टैंड द विर्सा वंडर्स ऑफ 1950। अब जैसे आप सबको पता ही है कि जर्मनी के 1950s के विर्सा वंडर मतलब इकोनॉमिक मिरेकल, कि जैसे उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली रिवाइव किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ होती है जब आप बिजनेस एस्पेक्ट्स में किसी को कंट्री को देख रहे होते हैं कि कैसे एक कंट्री ने जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ख़त्म हो गई थी अपने आप को इकोनॉमिकली इतनी जल्दी रिवाइव किया। सो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड सो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड या अपनी जो आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो उसके रिलेटेड जर्मनी में अगर कोई स्पेशल चीज़ को पिन पॉइंट कर सकते हो, जैसे मेरे में बिजनेस में मैंने बता दिया कि उन्होंने इकोनॉमिकली कैसे रिवाइव किया। अगर आप अपनी फील्ड में ऐसे बता सकते हो तो वो बहुत अच्छा साइन शो करता है कि आपने बहुत डिटेल रिसर्च करी है। फिर साथ के साथ मैंने ये बता दिया कि मैंने बी टू जर्मन क्लियर करी है, साथ के साथ मैंने ये बता दिया कि मैंने बी टू जर्मन क्लियर करी है, जिसकी वजह से मेरे को जर्मनी में रहने में आसानी होगी और मैं सारी चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाऊँगा एज़ अ लोकल। और ये चीज़ भी डिपेक्ट करता है कि अगर बंदे ने बी टू करी है अगर जर्मनी में ये चीज़ भी डिपेक्ट होती है कि जैसे अगर बंदे ने जर्मन सीखी मतलब वो सीरियस है जर्मनी के मामले में, वो ऐसे ही नहीं आ रहा। इसमें आपकी मोटिवेशन और इंटेंट क्लियर होता है। पूरे लेटर ऑफ मोटिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है जो आपका इंटेंट होता है, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन हर वक्त इंटेंट के बेस पे ही आती है कि आपका इंटेंट क्लियर नहीं था, हमें इंटेंट ही समझ ही नहीं आ रहा है आपका। आप बोल तो स्टडी के लिए ले रहे हो बट जिस हिसाब से आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे हो हमें पता ही नहीं लग रहा कि हाँ भाई आप स्टडी के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपने रिसर्च ही नहीं करी है इतनी। उसके बाद जो फाइनल पार्ट है वो आपका फ्यूचर करियर एस्पेक्ट्स एंड बैक टू इंडिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज एट FAU or Langan, आई प्लान टू रिटर्न to India and apply the skills and knowledge that I have gained. As India is one of the fastest growing economies in the world, the knowledge from my graduate study will help me bridge the gap between technology and business. Personally, many people in India still do not understand the value of their data, whether education or their carelessness might be the reason. Their data is often misused for illegal activity. I want to aware the people of India about technology and its use by starting an NGO so that I can contribute to developing India and serve my community. Unfortunately, I can't do this alone and will need FAUs and Germany help to make us better society. तो इसमें मैंने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था जॉब का कि हाँ भाई मेरी जॉब क्या है, कि जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ। जो मेरा कोर्स है उसमें दोनों चीज़ें होती है, क्योंकि डाटा ऑफन मिसयूज होता है। तो मैं इंडियन कम्युनिटी को अवेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा काम है वो डाटा रिलेटेड ही है। अब इसमें ये रीज़न आता है कि हाँ भाई हमें क्यों बैक टू इंडिया या बैक टू योर होम कंट्री लिखना चाहिए। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है बट मैं आपको एक रीज़न देता हूँ कि क्यों। सी देखो ऐसा होता है जब आप अपना अब सपोज़ करो कि आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिख दिया कि हाँ भाई मैं तो पढ़ाई के बाद वहीं रहूँगा, वहाँ पे ही काम करूँगा। सो जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है उसको आपका इंटेंट दूर का दिख रहा होता है। तो वो देखता है कि हाँ भाई स्टडी तो इसके लिए एक मीडियम है इस कंट्री में माइग्रेट होने को। आपका इंटेंट स्टडी का नहीं है, आपका इंटेंट वहाँ पे सेटल होने का है। तो आपका इंटेंट स्टडी की जगह माइग्रेशन का आ जाता है। तो जो फिर कोर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हर वक़्त इसलिए लिखते हैं बैक टू इंडिया हम कि वहाँ पे हम पढ़ने ही जा रहे हैं। मेन रीज़न हमारे इंटेंशन में यही होता है कि हमें वीज़ा ऑफ़िसर को ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे कुछ और काम नहीं सिर्फ़ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है, मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी कि वो इंडिया में नहीं आना चाहते और उनको वीज़ा मिले है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, बट हर वक़्त एक एडवाइज़ेबल होता है। अगर आप विदाउट ये चीज़ लिखे हुए भी अपना इंटेंट क्लियर कर पा रहे हो कि हाँ, मैं सिर्फ़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरी इंटेंशन पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है तो आपको मिल जाएगा। बट आपको लग रहा है कि आपको सेफ़र साइड में रहना है तो हर वक़्त बैक टू इंडिया लिख दो या बैक टू योर होम कंट्री। सो जो उसके बाद एक फाइनल चीज़ है वो है आपका एंडिंग। इसमें आप ब्रीफ कंक्लूजन देके इसको ख़त्म कर सकते हो और फिर एंड में आपके रिगार्ड्स और यहाँ पे हो जाता है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन ख़त्म। सो ये तो था भाई पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में तो ये तो था लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है जो वीज़ा ऑफिसर चेक करता है। अब मैं आपके साथ कुछ कुछ एडिशनल ऐसी टिप्स भी शेयर कर देता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहे जब आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन ड्राफ्ट कर रहे हो कि आपका अप्रूवल का चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहे। देखो जो सबसे पहला तो होता है, देखो जो कॉलेज का एलओएम होता है और जो वीज़ा का एलओएम होता है उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस तो होता ही है। एक आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक आप कंट्री और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपको जो मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन ये वाला है अगर मैं कंपेयर करूँ तो 70% सिमिलर है, 30% डिफरेंट है। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना एलओएम कॉलेज वाला भी शेयर कर दूंगा, उसमें ज़्यादा मैंने कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में बताया था।
इसमें मैंने प्रोफ़ेसर्स के बारे में और कोर्स के बारे में इतना डिटेल नहीं बताया, जो वीज़ा वाले एलओएम होता है ना, इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो मैं ये बोलता हूँ कि भाई अपना एलओएम को खुद कॉन्ट्रडिक्ट ना करवा लेना सीवी से। जो आप चीज़ें एलओएम में लिख रहे हो वही चीज़ें बाकी सारी जगह से भी मैच होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कभी-कभार जोश-जोश में फ़्लो में कुछ गलत लिख देते हैं जो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं अगर कोई चीज़ हमने सीवी में लिखी हुई है या हम कोई एडिशनल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगी तो वीज़ा ऑफ़िसर को लिख के लगेगा कि यार ये तो फ़ेक बोल रहा है, इसको डायरेक्ट रिजेक्शन दो, ये तो डॉक्यूमेंट कुछ दिया और बोल कुछ रहा है, तो इसको भाई सीधा रिजेक्शन दो, ये तो पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स वाला केस बन रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सिंपल। मेरा भी अगर आप एलओएम देखोगे मैंने कोई शशि थरूर बनने की ट्राई नहीं करी है, मैंने बेसिक इंग्लिश लिखी है, आप भी ऐसे ही ट्राई करो। जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को ना बोरिंग ना करना, एंगेजिंग बनाना। मेरा स्टोरी लिखने का ये मतलब नहीं था, मेन मेरा मेजर रीज़न लिखने का ये था कि जो वीज़ा ऑफ़िसर मेरी एलओएम पढ़ रहा है ना, उसको स्टोरी थोड़ी एंगेजिंग लगे। तो आपको बोरिंग नहीं लिखना, आपको सारी बहुत बेसिक चीज़ें नहीं लिखनी, आपको उन्हें इंडल्ज रखना है। अब वो आप इंडल्ज कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टोरी से होगा। आप सबसे ज़्यादा उसे इंडल्ज अपनी एलओएम में रख सकते हो कि जितनी आपने रिसर्च करी है। उन्हें अपने एलओएम में ऐसे इंडल्ज कर सकते हो, वो आपकी एलओएम पढ़ के कह दे कि हाँ भाई, बंदे ने बहुत रिसर्च करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करना। जो मैंने आपको ये टेम्पलेट दिया, बेशक ये वाला कर लो, टेम्पलेट, मेरा कंटेंट नहीं लेकिन टेम्पलेट। ये अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें मैं कुछ अपनी पसंद की चीज़ डाल सकता हूँ, वो डालो, लेकिन एक प्योर स्ट्रक्चर मेंटेन करो। जरा मेरा देखो, इंट्रोडक्शन, प्रीवियस एजुकेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे मेरा इनडायरेक्टली इंडिया खत्म हो गया। उसके बाद व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई जर्मनी, फ्यूचर करियर एस्पेक्ट, ये मेरा फ्यूचर हो गया। ये मेरा पास्ट हो गया, ये मेरा फ्यूचर हो गया। तो मैंने इस हिसाब से स्ट्रक्चर को बनाया था। तो आप भी कुछ ऐसा एक तरीका बना सकते हो कि जैसे आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन स्ट्रक्चर में रखना चाहते हो, कि क्योंकि जब स्ट्रक्चर में होगा ना, वो आपके लिए भी आसान होगा लिखने का, और जब वो बंदा पढ़ रहा होगा उसे भी आसानी होगी। 1 पेज के अंदर लिख सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप 1 टू 1.5 पेज भी जानते हो तो वो मोर देन इनफ है। या मैक्स टू मैक्स 2, मतलब 2 के बाद तो जाना ही ना। 2 के बाद अगर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन जाते हैं तो ट्राई करो उसे ट्रिम करने की। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, लेटर ऑफ मोटिवेशन पे टाइम दो। जितने भी लोगों के पास रिजेक्शन आए लेटर ऑफ मोटिवेशन के, अगर आप चाहो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। जितने भी रिजेक्शन आए उनका सिर्फ एक रीज़न था जो उनको रिजेक्शन आया, वो अपना इंटेंट नहीं बता पाए थे, क्लियर ही नहीं कर पाए थे इंटेंट। और इंटेंट सारा आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन ही बताते हैं, क्योंकि देखो जितने भी आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, वो बन चुके हैं, वो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट से पिछले दिन उसका कुछ नहीं चेंज कर सकते। बट लेटर ऑफ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपने वो सबमिट नहीं करी आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। और लेटर ऑफ मोटिवेशन के बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि अगर आप में कोई ऐसी वीकनेस है, तो आप उसे बता सकते हो कि हाँ भाई, मेरी में वीकनेस है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया, ये इसको ऐसे ओवरकम करूँगा। उसमें आपकी मोटिवेशन क्लियर होती है। तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। पिछली रात वाला लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं होता। मैंने भी लेटर ऑफ मोटिवेशन पे आप लगा लो 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले ही लिखना शुरू कर दिया था। जो मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट था लेटर ऑफ मोटिवेशन का, वो 2 दिन बाद बन गया था। लेकिन अगर मैं आपको फर्स्ट ड्राफ्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन का दिखाऊँगा और ये फाइनल ड्राफ्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन पे रिसर्च करो, लेट अपने बारे में, अपनी सिटी के बारे में, जर्मनी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन पे जितना टाइम दो उतना कम है। इसमें अपने फ्रेंड से प्रूफ रीड करा लो, ग्रामर चेक कर लो, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब चीज़ें चेक कर लो। क्योंकि मेरे को पता है मेरे केस में लेटर ऑफ मोटिवेशन सोल रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को यूनिवर्सिटी पे एडमिट मिला और मेरे को वीज़ा में एडमिट मिला। क्योंकि मेरी प्रोफाइल एजुकेशनल वाइज, मार्क्स वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मेरे को लेटर ऑफ मोटिवेशन में बताना पड़ा कि भाई जो मेरे ना मार्क्स कम आया उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, और मैं मास्टर्स के साथ कैसे उसे और ओवरकम करूँगा और उसको एक पॉजिटिव वे में शो करूँगा। तो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन पे जितना टाइम दे पाओ उतना कम है। भाई ये तो थी वीडियो मेरे लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर थम्स अप करना। अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी अपकमिंग वीज़ा अपॉइंटमेंट है तो उसके साथ ही आप लेटर ऑफ मोटिवेशन शेयर कर सकते हो, कि उन्हें आइडिया मिल जाए कि वो अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे ड्राफ्ट करे। इस लेटर ऑफ मोटिवेशन को कॉपी ना करना, इससे बस आइडिया लेना, क्योंकि आप कॉपी करोगे प्लेगरिज्म में आ जाएगा और फिर आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा। तो ये लेटर ऑफ मोटिवेशन की वीडियो डालने का मेरा सिर्फ सोल पर्पस ये था कि आपको आइडिया पता चल जाए कि कैसे हमने लेटर ऑफ मोटिवेशन ड्राफ्ट करना है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबका आंसर दे देता हूँ। वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, कि जब आप जर्मनी में आओ, कि जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो जर्मन वीज़ा के लिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी और स्ट्रीमलाइन हो जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।